आज मौसम बड़ा अनुकूल हो गया है। इतनी गर्मी नहीं है। यद्यपि बारिश नहीं हुई है, फिर भी उमस नहीं है। आज थोड़ा ज्यादा चहल पहल है। एक तरफ काले बादल भी हैं, दूसरी तरफ ढलते हुए सूरज की रोशनी भी है। खूब आंख मिचौनी यहाँ पर चल रही है। यहाँ धूप की खुशबू फैली हुई है। यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं कुत्तों के, वे भी खूब भूखना सीख जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कुछ दिन, अभी 4-6 महीने पहले, बिल्कुल छोटा सा बच्चा पिल्ला आया था। वह अभी अब थोड़ा बड़ा हो गया तो लगातार भूखता है, अकारण भूखता है। कुछ हमको लगता है कि कुत्तों के लिए यहाँ के वातावरण में भूखना लिखा है। वो लगातार भूखते रहते हैं, रात में भी खूब भूखते हैं। ध्यानशाला की यह चौथी बैठक है, दूसरा दिन है। और हम लोग साथ साथ चलते हुए गाध में, जो सीमित है, जो मरण धर्मा है, जो मिथ्या है, उसे पहचान करके, उसके भली उसे भली भांति समझ करके, वह झूठ, वह मिथ्या, चाहे हमारा अपना होना ही क्यों न हो, वहां पर इस तरीके से होश का आवाहन कर रहे हैं कि गाध मिट जाए, झूठ मिट जाए, आभास का जीवन मिट जाए, स्वप्न का जीवन मिट जाए, और वहां पर अगाध, वह जो अखंड है, जो हमारे सोच समझ से परे है, पर जीवंत है, वह वहां पर प्रवाहित हो, जीवन के रूप में उसका प्रवाह हो। पिछली 3 बैठकों में हमने समझा कि वह जो गाध है, वह एक स्वप्न की तरह है, एक दिवा स्वप्न की तरह है। अर्थात जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में चलता है, जिसके द्वारा हमारे संबंध व्यवहृत होते हैं, वह संबंध और वह जीवन, वो कहीं न कहीं दिवा स्वप्न है। वो वास्तविक जीवन नहीं है। हमारी दशा कुछ ऐसी है जैसे कि स्वप्न चल रहा हो, और हमारे संबंधों की दशा ऐसी है जैसे दो सपनों के बीच में कोई खूंटा, कोई धागा मिल जाए। हजार स्वप्न मेरे अंदर चल रहे हैं, उसमें से कुछ स्वप्न आपके स्वप्न से मिल जाते हैं, तो बीच में एक संबंध जुड़ जाता है। वह संबंध कैसे सच हो सकता है? वह संबंध कैसे सृजनात्मक हो सकता है? वह संबंध कैसे समृद्धकारी हो सकता है? और अगर ऐसे संबंध से कुछ समृद्धि आ रही है, तो वह समृद्धि भी स्वप्न जैसी है। ऐसा जीवन जी करके कुछ उपलब्धि जैसा लगता है, कुछ जीवन का ठीक ढंग से जिए जाना लगता है, तो अभी एक सपने जैसा है। आज भोर की बैठक में हम लोगों ने जिस प्रश्न के साथ विदा ली थी, इस पूरे जीवन के अन्वेषण को करते हुए, वह था
एक कहानी हम लोगों ने आपस में साझा की थी, उसके माध्यम से समझा था कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, जिसे हमने अपना निज जीवन समझा है, जिसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं, जिसके लिए हमने सारी ऊर्जा लगा दी है, क्या यह जीवन वास्तविक है, ओरिजिनल है, या यह जीवन कहीं हमारे अंदर प्रोग्राम कर दिया गया है? वैसे ही जैसे कमल के फूल में बेला का फूल प्रोग्राम कर दिया जाए तो न तो कमल कमल रह जाएगा और बेला का फूल तो कैसे खिलेगा उसमें। और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कमल के फूल में प्लास्टिक का फूल प्रोग्राम कर दिया गया हो, और वह कमल के उस अवस्था में प्रोग्राम किया हुआ है जब वह बिल्कुल कली था, जबकि वह बिल्कुल भी इतना अवेयर नहीं था, जागा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसको ऐसा जीवन पकड़ा दिया गया जो प्लास्टिक के फूल का जीवन है। और सारा जीवन जीते हुए हमको कभी ख्याल में नहीं आता है कि हम एक बनावटी जीवन जी रहे हैं। आज एक थोड़ा लंबी कहानी होगी, लेकिन बड़ी मार्मिक कहानी है। वो हमारे जीवन की सारी गाथा कहती है। उसको हम इस बैठक के उत्तरार्ध में, जब बैठक पूरी होने लगेगी, तो साझा करेंगे। उसके पहले आज सुबह की बैठक से अब तक जो भी हमने अन्वेषण किया है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल शब्द को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। ओरिजिनल शब्द से, असली शब्द से, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, असली शब्द से यहां पर हमारा आशय है वह जो सोच विचार की उत्पत्ति न हो, ऐसा जीवन ढंग, ऐसे जीवन की कला जो सोच विचार की उत्पत्ति न हो, संबंध का ऐसा ढंग जो सोच विचार की उत्पत्ति न हो। हम फिर स्पष्ट हो लें, फिर मांझ लें इस बात को कि हम सोच विचार का खंडन उस क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं जो सुविधा का क्षेत्र है। हम सोच विचार का खंडन, सोच विचार की जो अनधिकृत गतिविधि है, जो जबरदस्ती सोच विचार को उस क्षेत्र में लाया गया है जिसे संबंध कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं, वहां पर हम सोच विचार की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जितना भी अन्वेषण किया है, इसमें कुछ भी अगर ऐसा आया हो या सब कुछ ही आया हो कि जो भी हम जी रहे हैं वो सब ओरिजिनल है, वो कहीं से भी सोच विचार की देन नहीं, तो उसको हम साझा करते हैं। अनिल भाई। नमस्ते। नमस्ते अनिल भाई। सर आज तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उमस हो रखी है, और ये आज मैंने खिड़की भी नहीं खोली है। यहाँ पे बाहर कुछ काम चल रहा है तो लगातार शोर हो रहा था, तो मैंने इसको बंद ही रख रखा है। और ठीक है, अभी खिड़की बंद करने से कोई शोर शराबा नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांति है। और अभी चाय पी थी थोड़ी देर पहले, उसका स्वाद बना हुआ है। और 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कार्यशाला से पहले 15-20 मिनट की नींद हो जाती है, तो अपने आप एक ताजगी सी महसूस होती ही रहती है। जी सर, अवलोकन के क्रम में मैं तो अब लिख के ही बैठता हूँ सर। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ मेरे को क्या अवलोकन देना होता है। हाँ सर, ऐसा है कि एक प्रश्न जो लगातार हमारी चर्चाओं में भी आ रहा है, लगातार जिस पर मैं बना हुआ भी हूँ, वो यही है सर कि वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला ना हो। तो ये प्रश्न जब मेरे को स्पष्ट हुआ पहली बार, तो सच मानिए कि अंदर से मैं ऐसा झूम उठा था इस प्रश्न को समझ में आने के बाद। कारण उसका ये था कि
हम लोग काफी टाइम से मैं करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये भी जानते हैं कि हम अपने आप को जानते रहते हैं, लेकिन सही मायने में कहते हैं ना, अपने आप से परिचय होना, इस प्रश्न के थ्रू मेरे को हुआ। तो मेरे को समझने में आया था कि मैं हूँ क्या, मैं कैसे काम करता हूँ, और क्या मेरा व्यवहार वगैरह रहता है। तो उसी में देखने से आता है कि हम लोग, बिल्कुल सर, ये रिपीट मोड में शायद जा रहा होगा, लेकिन मैं इसको, और इसमें मेरे को आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए होगी कि कैसे इसका मजना होता रहे, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभार फील होता है कि कहीं मैं दोहराव में ना चला जाऊं, और मुझे शायद पता भी ना चल रहा हो कि मैं दोहराव में चला गया। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कि जो भी मैं अभी व्यवहार कर रहा हूँ, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अपने ज्ञान से जो भी कुछ दिया जा रहा है, वो सब मेरे को अभी मेरी नजर में आया है था। जब ये चीज नजर में आ रही है, तो यहाँ से आज का प्रश्न भी लिंक हो जाता है इससे, कि ये मेरे को समझ में आता है कि कुछ चीजें यहाँ मेरे को मेरी इच्छा से मिली है, कि मैंने कुछ ऐसी इच्छा करी कि नहीं मैं इस चीज को जानूं, उसके बारे में पढ़ा। बेशक मैंने इच्छा से जाना है, लेकिन वो पाया मैंने बाहर से ही है, मेरा नहीं है वो। और कुछ बिना इच्छा के मिल गया, जैसे कि हम लोगों का बड़ा होना, या जो भी पूरा बचपन से लेके बड़े होते हैं, उसमें जो कुछ भी मिलता है वो बाहर। लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि मेरे आसपास सब माहौल जो है अनुकूल बना हुआ है, और तो मतलब वही लिमिटेड प्रतिक्रियाएं हैं, या ऐसा हो सकता है कि इसके आगे मैं कुछ हूं भी ना, ये जितना मैं कर रहा हूँ बस यही मेरी लिमिटेशन है और खत्म। पर एक सवाल ऐसा मन में रहता है कि हो सकता है कि अभी मेरे पास बहुत अनुकूल माहौल मिला हुआ है मुझे, तो मैं इतना ही निकल के सामने आ रहा हूँ। हो सकता है कि किसी दिन और प्रतिकूल परिस्थिति बने, और कुछ और अन्य तरह की प्रतिक्रियाएं या व्यवहार या आचरण, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी इस तरीके से पहले बिहेव ना किया हो, वो भी करने लगा हूं, अच्छा या बुरा दोनों भी। मैं बुरे बुरे की बात नहीं कर रहा, हो सकता है बहुत अच्छा बिहेव भी कर दूं मैं। और चूंकि इससे पहले ये जब जो चीज जानी गई है, ये जब आई, तो ये पूरा कैप्चर कर लिया करती थी मेरे को। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, बस उसमें बहे जाते थे और एक्ट करते जाते थे या रिएक्ट करते जाते थे। तो ये भी संभव है कि अब जब नए टाइप की प्रतिक्रिया या व्यवहार आएंगे, तो वो भी लिए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा सर इसको और तो मांझ देना, कि कहीं मैं फिर से दोहराव में ना चला जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोहराव करते 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 जो एक सहज जागरण की स्थिति कभी कभार होती है, वो फिर से आच्छादित हो जाए और मैं किसी एक भ्रम में बना रहूं। एक तो ये बात है। फिर आज के प्रश्न पर हम लोग, मैं मतलब जब अवलोकन में था कि ऐसा क्या है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो मेरा है, मौलिक है, तो उसमें ऐसा हुआ कि सर मेरे को कुछ ऐसा लिखने में आ गया, तो मैंने वो तुरंत तुरंत लिख लिया। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि जो लिखा था मैंने। वो कैसे मिलेगा मुझे। मैंने माना कि एक्चुअली इसमें ऐसा था मेरा, जब मैं देख रहा था, तो कुछ ऐसा होता है ना सर, हम किसी चीज के लिए अप्रोच करते हैं, तो या तो हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, या फिर कभी कभार खुद से मान लेते हैं कि इसमें निष्क्रिय हो जाना ही ठीक है। तो सक्रिय होना, निष्क्रिय होना, ये पूरा का पूरा मेरे को ये दिख रहा था कि इसमें भी मौलिकता नाम की चीज नहीं है। जब ये पहली बार ये चीज मेरे सामने आई, तो उसके बाद ये ऐसा लिखना चालू हुआ था। उस पर फिर मैंने लिखा था ये, वो कैसे मिलेगा मुझे। मैंने माना कि मैं उसे जीत नहीं सकता, तो अब मैं हार जाता हूं। मैं जब जीत नहीं सकता, तो मेरे किए मेरी हार भी कैसे होगी। तो फिर क्या वो इन हारने और जीतने के पार है। कैसे पुकारूं उसे। मैंने माना कि उसे कह नहीं सकते, तो यूं करूं, उसे अनकहा रहने दूं। जब मैं उसे कह नहीं सकता, तो मेरे किए वो अनकहा भी कैसे रहेगा। क्या वो कहने न कहने के पार है।
वो मिलने कहाँ आएगा, कब आएगा? मैंने माना कि स्वप्न में उसका मिलना मिलना ना होगा। मैंने माना कि स्वप्न में उसका मिलना मिलना ना होगा, तो अब मैं जागता ही रहूंगा। फिर सोचता हूं कि जब स्वप्न मेरे वश में नहीं है, तो जगे रहना कैसे मेरे वश में होगा? तो क्या वो स्वप्न जागरण के पार है? क्या कोई शर्त निभानी होगी मुझे मिलने की? क्या कोई शर्त निभानी होगी उससे मिलने की? उसमें कुछ शर्तें हैं कि मैं नहीं चलाऊंगा अब अपनी मर्जी, मैं उसके आगे समर्पण करता हूं। फिर सोचता हूं कि जब मेरी मर्जी ही ना चली, तो मेरे किए समर्पण भी कैसे होगा? तो क्या वो मर्जी और समर्पण के पार है? मेरे अपने निर्णयों के पार जाना क्या है, ना मैं जानता ना जान सकता। स्पष्ट है, स्वीकार है, मेरे जीते जी वो कभी मुझे मिल नहीं सकता। तो इसमें सारी चीज आ गई थी कि जो मैं एक्टिवली करता हूँ, जो मैं पैसिवली करता हूँ, ये सब बाहर से आया है। तो एक तरीके से यही रहा सर मेरे अवलोकन में आज की तारीख। जी सर। साधु थैंक यू। साधु, बहुत बढ़िया अनिल, बहुत बढ़िया। भावना जी। नमस्ते भैया सभी को। सभी की ओर से आपको भी नमस्ते। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है। सामने साय खुली हुई है। सायकाल में जो संध्या खुलती है ना, बादल है लेकिन एक ऑरेंज टाइप कलर निखरा हुआ है सामने। और पहाड़ तो सामने माउंट आबू का ढका हुआ है, लेकिन उससे पहले एक और पहाड़ है, वो दिख रहा है। और हरियाली दिख रही है, बादल चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं काले काले से। और तो क्या, और तो गिलहरी बोल रही है, दूर पक्षी की आवाज आ रही है, ठंडी हवा चल रही है। ये सब बाहर चल रहा है, महसूस हो रहा है, दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ अलग है। अंदर जो घटित हो रहा है, उन अंदर की जो सेंसेस है उसके ऊपर, उसमें एक बाहर से तो हल्कापन लग रहा है, लेकिन अंदर से है ना भारीपन है। क्योंकि वही जो मन की जो आदत है उसमें बहना, तो वो उसमें बहता है, लेकिन वापस जहां पे जैसे कि जहां से वो शुरू होता है बहना, केंद्र है, केंद्र से वो जैसे परिधि के ऊपर शुरू होता है बहना, लेकिन एक बात अभी ऐसी हो रही है कि वापस परिधि से केंद्र की ओर आ जाता है, जैसे पहले नहीं आता था परिधि से केंद्र के ऊपर। अब ऐसा हो रहा है कि पहले है ना केंद्र से परिधि की ओर बैठा था और परिधि की तरफ ही मतलब कि वो प्रतिक्रिया करता रहता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो प्रतिक्रिया करके वापस अपने केंद्र पे आ रहा है जो है वो। तो वो वहां पे ऐसे अवेयरनेस की जैसी स्थिति दिख रही है। अब क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जैसे कि अब मैंने कुछ ऐसे काम किया और मुझे लगा कि ये गलत है, तो फिर वापस मतलब कि वो मैंने गलती को सुधारने के लिए वापस फिर मैंने वो मुझे पता चल गया कि ये गलत है, फिर वापस मैं अपनी जगह पे आ गई। पहले ऐसे होता था कि मैंने गलत कर दिया तो फिर मैं करती जाती थी, उसमें बहती जाती थी। अब वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और यही नजर आ रहा है। और पूरे दिन में ऐसे प्रश्न के साथ तो थी, ऐसे प्रश्न तो याद नहीं था, लेकिन वो जो मेरे अंदर वो जो दीवा स्वप्न है वो चल रहा है, तो वो जरूर नजर आ रहा था कि
ये जो जीवन जी रही हूँ ये अनरियल है, प्लास्टिक के फूल के जैसा। इसमें कहीं पे भी कोई सुगंध नहीं है। अगर सुन भी रही हूँ तो वो जो ऑर्गेनिक सुनने की जो प्रक्रिया है मैं उसको नहीं सुन रही हूँ, और मैं कुछ और ही सुन रही हूँ। विचारों को सुन रही हूँ, विचारों को ही देख रही हूँ, विचारों की ही प्रतिक्रिया में बह के वापस अपने केंद्र पे आ रही हूँ। वो प्रोसेस चल रहा था तो मैं उसको देख रही थी। बस यही सब चला। और आज का प्रश्न था भावना कि क्या जो हम जी रहे हैं, सोच, विचार, संबंध, इसमें कुछ भी है जो ओरिजिनल है, हम्म। जो थॉट्स प्रोड्यूस्ड नहीं है, विचारों की उत्पत्ति नहीं है। तो इस पर थोड़ा और आप अवलोकन करना, और कुछ आता है तो साझा करना। मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी जी। कि वो ओरिजिनल ऐसा कुछ है। जब हम बनावटी जीवन जी रहे हैं तो कोई उसमें ओरिजिनल कोई कैसे हो सकता है? मुझे इस बात के ऊपर संदेह है, क्योंकि पूरा का पूरा तो सब पूरा का पूरा प्लास्टिक का फूल है, और फिर आप बोल रहे हैं कि इस प्लास्टिक के फूल में भी मतलब कि इसके प्लास्टिक के फूल की ओरिजिनल होने की संभावना है कि नहीं? आप देखो तो उसमें कैसे हो सकती है भैया, आप बताइए। मुझे हाँ, तो बात नहीं। सही कह रही हो आप। पर बात यह आती है ना भावना कि अगर मुझे प्लास्टिक दिख गया, सब झूठा दिख गया, फिर मैं दुखी क्यों हूं? नहीं, पर वो झूठा भी पूरी तरीके से थोड़ी ना दिखा हुआ है। अभी पूरी तरह से नहीं दिखा है, तभी तो मैं कहीं ना कहीं बची हुई होती हूँ ना। तभी तो जब मैं आपका ये कार्यशाला करने के लिए आती हूँ, फिर मैं वापस ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि वो जो मैं है दिख जाता है, लेकिन फिर से वो जो मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ होता है वो फिर से उभर के आता है, और फिर से मैं वही करने लगती हूँ जो मैं करने लगता है। मतलब इसका मतलब कि कहीं न कहीं जीवन में कुछ ऐसा है जो प्लास्टिक के फूल को ओरिजिनल समझ रहा है। हाँ। तो वही वही आज हमारा पता लगाना था। जो कहीं कुछ बचा है, कुछ कहीं उम्मीद बची है, उसी को, उसको भी प्रकाश में लाने के लिए आज का वो सवाल। मेरे मेरे अंदर है ना उम्मीद शिवांग को लेकर। मेरे मन में कहीं ना कहीं उसके भले चाहे कुछ भी हो, चाहे झगड़ा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बच ही जाता है। फिर से वो आ जाता है, और फिर से वही सब कुछ मेरे साथ में होने लगता है। फिर से चले जाते हैं, फिर से वही सब साइकिल घूमती रहती है। तो अब मतलब कि वो जो उम्मीद मेरे अंदर एक बची हुई है, जिसके कारण ये साइकिल बार बार गोल गोल घूमती रहती है, वापस मैं जाती हूँ, वापस आती हूँ, वापस जाती हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ इस साइकिल, तो अब इस साइकिल से मैं कैसे बाहर निकलूं ये मुझे नहीं पता चल रहा है। कि अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, को आए जाए कोई फर्क ही नहीं पड़े। वो ऐसी स्थिति मेरी कब होएगी? जब आप सुबह बोल रहे थे ना आज कि मतलब कि अब आपकी मम्मी है, लेकिन वो आप उनसे कभी बात करते हैं, कभी बहुत मतलब कि लंबा टाइम चला जाता है, फिर आप बात करते हैं। प्रमिला जी भी बोल रही थी इसके ऊपर कि वो हमारी स्थिति कैसी बनेगी। तो मैं भी अभी यही बोल रही हूँ कि वो हमारी स्थिति आपके जैसी कब बनेगी, जब हमें किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़े किसी भी चीज से। क्योंकि हमारे आसपास तो वही माहौल है जो हमारे भीतर है, और हम उस बाहर के माहौल से बार बार हम हिप्नोटाइज होते रहते हैं, और फिर बहते रहते हैं उन सारी चीजों के अंदर। तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि वो हिप्नोटिज्म जो बाहर का है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज्यादा भारी है। तभी तो हम बार बार बह जाते हैं उसके अंदर। अब आप हमें जागृत करते हो, हमें अवेयरनेस में लेके आते हो ये 7 दिन के अंदर। फिर थोड़े टाइम के लिए चलता है, लेकिन फिर से ऐसा कुछ आ जाती है बेहोशी कि जहाँ पे हम अवेयरनेस खो जाती है, कुछ होता है, फिर वापस वही सब प्रक्रिया चलने लगती है हमारी। तो ये जो परमानेंट आपके जैसी स्थिति अब कैसे हो? भावना, एक संगति का भी प्रभाव होता है। हम्म। आप, अगर हम सब लोग साथ साथ में चल रहे हैं तो हम कहीं हो, शारीरिक रूप से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हम्म। हम किसी एक प्रश्न के साथ हैं, किसी अन्वेषण में साथ में हैं, तो उसमें
सबकी ऊर्जा साथ साथ अन्वेषण में गति करती है। जी। तो जब तक आप अपने भीतर बहुत स्पष्ट नहीं हो जाओगे कि जो मैं अभी जी रही हूं, अभी जो चल रहा है वह सपना है, मेरे अंदर जो कुछ भी चल सकता है वह सब सपना ही चल सकता है, जो मुझे पता चल सकता है वह सब सपना है, वह उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, मैं ही ओरिजिनल नहीं हूं। यह बात अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तो छोटे मोटे बस प्रश्न हैं जो झाड़ झंखाड़ है उसे पोंछ देते हैं। एक बात है भैया कि जैसे आपने कहा कि वो जैसे पता चलता है कि मैं ही ओरिजिनल नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जैसे समझो किसी बात के ऊपर हमें गुस्सा आया, ठीक है? लेकिन पता है कि ये गुस्सा करना गलत है, नहीं करना है क्योंकि ये एक मतलब जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो आदत बनी हुई है गुस्से करने की उसके लिए कि वो गुस्सा करना अच्छा लग रहा है कि उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है पता नहीं क्या, कि उसमें फिर हमें वो एक्शन करने लगते हैं उस बात के लिए। नहीं, गुस्सा नहीं करना गुस्सा करने की ही प्रक्रिया से आ रहा है। क्या हुँ, हम यह देख सकते हैं कि जो मेरे अंदर चल रहा है वह सब एक ही संरचना से बना हुआ है, जो ओरिजिनल नहीं है। जी, अभी जैसे आप मुझे सुन रही हो, सुनते समय आपके अंदर एक प्रतिक्रिया चल रही है। क्या आप इस प्रतिक्रिया के बिना सुन सकती हो, अभी और यही? क्या आपका सुनना ओरिजिनल हो सकता है अभी और यही? जी कुछ अर्थ तो निकल नहीं रहा है, अभी जो सुन रही हूँ सिर्फ़ सुन ही रही हूँ। हाँ, बस बिना प्रतिक्रिया के सुनना। तो यही आपने सपने की प्रक्रिया को पकड़ लिया, सपने का जो सूत्र है उसको पकड़ लिया, सपना कैसे चलता है। तो दूसरे को देख के जो भी कुछ चल रहा है वो सपना है, कोई नहीं है भीतर, जो भी कुछ चल रहा है सपना है। मुझे जो भी चल सकता है वह सपना है, जिस भी चीज के चलने में मैं विद्यमान हूं वो सपना है, जिस भी चीज में बेहोशी बनी हुई है वो सपना है। जी, पिछली बार जो ऐसी बहुत सारी कसौटियां हैं जिनके हुँ। माध्यम से आप अपने सपने को परख लोगे कि आप सपने में हो या ओरिजिनल जीवन जिया जा रहा है। इस तक ये तो सपने में ही चल तो रही हूँ मैं। आपने जो पिछली बार जो कार्यशाला ली थी ना इससे पहले, तो वो जो आपके समझाने की जो प्रक्रिया थी वो इतनी मतलब कि अच्छी थी, इतनी सुदीन थी कि मतलब उस टाइम पे पूरा का पूरा इतना अच्छे से समझ में आ रहा था और फिर पता नहीं वापस बह रही थी। ये जो भावना, ये हमने अभी चर्चा की ना, सत्संग का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। हुँ, वह सहयोगी भी होता है, पर वो ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं, उतनी देर तक प्रभाव रहे उसके बाद खत्म हो जाए। अभी जब सत्संग चल रहा है, अभी जब हम साथ चल रहे हैं, उसी समय अपने पैरों में जान ले आइए, सपने को पकड़ना शुरू कर लीजिए। सपने का पता चलने पर कि यह सपना है, सपना कैसे टूटे यह सवाल गिर जाता है। सपना तोड़ना नहीं पड़ता, यह सपना है। आप खुद ही सोचो, आप नींद में हो और नींद में आपको यह पता चल गया कि मैं तो सपना देख रही हूं, इसका मतलब कि आप जाग गए। जी, जैसे ही आपको ये पता चला कि अ, जो राक्षस आपको पीछे से दौड़ाए हुए है वह राक्षस का दौड़ाना सपना है, इसका मतलब है कि आप जाग गए, आप वापस जागृति के क्षेत्र में आ गए। जी, सपने में ही अगर यह चल रहा है कि सपना कैसे टूटे, तो इसका मतलब यह भी एक सपना है कि अब सपना कैसे टूटे। सपने की पहचान काफी है। तो आज उसी जी, के लिए हमारा भोर में प्रश्न था कि हमारे जीवन में क्या है जो ओरिजिनल है, जो कि थॉट मेड नहीं है, जो कि माइंड मेड नहीं है जीवन के क्षेत्र में। इस पर फिर से आप अवलोकन करना। हाँ, तो हमें ये जो आप कह रहे हो कि क्या ओरिजिनल है इसका पता हमें नहीं चल सकता, लेकिन वो जो स्वप्नों में हम
जी रहे हैं तो वो पता जरूर जरूर चल सकता है हमें कि हम ये जो चल रहा है ये स्वप्न है ना। इसका मतलब जितना भी जो अभी सपना चल रहा है यहाँ पर जागरण हो गया, ये जागरण ओरिजिनल है। जी इसको थैंक यू। इसको अभी करके देखो भावना, कि जी आप मैं चलते हो पता लगाने के लिए कि जीवन में क्या है जो ओरिजिनल है, और सारा झूठ पता चलता चला जाता है। जो बच रहता है, जो आपके पता लगाने से जिस पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना आप जागते हो, जितना जीवन में जागरण होता है, उतना ही वह चमक करके आता है, निखर करके आता है, वो ओरिजिनल है। जी मैं कर ही थैंक रही यू। हूँ भैया, साथ साथ में आपके साथ में ये भी कर रही हूँ कि बिना सुनने की प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, वो अंदर से तो चल ही रहा है मतलब। ठीक है और भावना, इस पर प्रयोग करती रहिए। ठीक है भैया। थैंक यू। थैंक यू। देविका जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आज जो प्रश्न था कि मेरे जीवन में ओरिजिनल या अनोखा क्या है, आवाज बहुत धीमे आ रही है देविका। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अब साफ है। तो आज का जो प्रश्न था कि मेरे जीवन में ओरिजिनल या अनोखा क्या है, जब ये सुना तो एक शब्द जो बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है वो है कि लिमिटेशन, सीमा। कि हमारा जीवन बहुत सीमित है, कि विचार की एक सीमा है, मन की एक सीमा है, शरीर की भी एक सीमा है, और इस सबसे बड़ा एक जो आरोपित मैं है उसकी भी एक सीमा है। तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, इससे आगे, उसके आगे तो हमारी पहुंच ही नहीं है। और जो भी सीमा में होती है, लिमिट में होती है, जिसकी लिमिटेशन होती है, उसके अंदर हर चीज रिपीटेटिव हो जाती है। कोई चीज दोहराते 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 वो एकदम गल सड़ने लगता है। ये गलना सड़ना ही है जो हमें दुख पहुंचाता है। तो उसमें एक फ्रेशनेस, न्यूनेस, यूनिकनेस का तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो जो मेरा मैं आवाज थोड़ा इसी, ध्यान रखो देविका। जब मेरा मैं लिमिटेशन में है तो मेरे अंदर ओरिजिनलिटी और अनोखापन का पॉसिबिलिटी एकदम नाक के बराबर ही लगता है। मेरे बुद्धि के परे मुझे कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, समझ नहीं आता बुद्धि के परे। कैसे बता सकती हूँ कि मेरे अंदर कुछ ओरिजिनल है? हम्म। यही और मजे की बात है है कि कुछ मुझे। भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सारा जीवन इसी बासी में, इसी जूठे में जीते हुए हम चले जाते हैं, और कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, और कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है। जबकि ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल वहां पर उपस्थित नहीं है। ओरिजिनल जीना हमारा अधिकार नहीं है। ओरिजिनल हमारे स्वभाव में है जीना। जागरण हमारे स्वभाव का जीना है, पर नहीं हो पाता जब तक थोड़ा सा इस तरफ चर्चा न हो, संवाद न हो। पर संवाद होने के बाद, चर्चा होने के बाद, पहचान लेने के बाद कि सपना चल रहा है, फिर तो प्रचंड रूप से जागरण को घटित होना चाहिए। यह जैसे ही पता चले ना कि ओरिजिनल कुछ नहीं है, इसका मतलब जो कुछ है समझ में अभी तक आया हुआ है, अभी आ रहा है, वह डुप्लीकेट है। वहां पे डुप्लीकेट जीवन जिया जा रहा है, दोयम जीवन जिया जा रहा है, फर्स्ट हैंड नहीं है। फर्स्ट हैंड का मतलब वह जो वृक्ष है वो फर्स्ट हैंड है, पर वृक्ष नाम सेकंड हैंड है। उसकी स्मृति जो देख करके मेरे अंदर बन गई वो सेकंड हैंड है।
और सेकंड हैंड हमेशा निर्जीव होता है। अस्तित्व में फोटोकॉपी नहीं चलती है, वो सरकारी दफ्तर नहीं है कि वहां फोटोकॉपी चल जाएगी, अटेस्टेड चल जाएगी, किसी गुरु ने अटेस्ट कर दिया तो वो चल जाएगी। वहां सिर्फ फर्स्ट हैंड चलता है। तभी तो इतनी सारी शिक्षाएं होने के बावजूद भी, जान लेने के बावजूद भी, ज्ञानी हो जाने के बावजूद भी हाथ खाली के खाली रहते हैं, क्योंकि अस्तित्व में सेकंड हैंड एडमिटेड नहीं है, वहां फर्स्ट हैंड दर्शन ही है। तो जैसे ही हमने देविका जी ये देखना शुरू कर दिया कि जो भी जीवन में घट रहा है ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब है कि हम उस कगार पर आ गए हैं जहां से ओरिजिनल शुरू होता है। मुझे एक पूछना था जी कि सबका एक बिलीव है कि दे आर इंडिविजुअल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा आवाज धीरे हो जाती है, आप बोलना शुरू करती हैं तो। सबको ऐसा लगता है कि सबका इंडिविजुअल जो सेल्फ है वो एक दूसरे से अलग है, प्रतीत होता है सबको, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल एक दूसरे का, जैसे आपने बोला फोटोकॉपी ही है ना, सबका मैं एक दूसरे का फोटोकॉपी ही है ना। जी जी, यही मैं पूछना था। वो ऐसा है कुछ देविका, जैसे बर्तन उधार का है, भोजन उधार का है, अपने हाथ से कुछ भी नहीं आया है, अपने हाथ की कमाई कुछ नहीं। जो मैं का एहसास है उधार का है, दूसरे से आया है, संस्कारों से आया है, और उस मैं पर घट रहा सुख, घट रहा दुख, वह सब उधार का है। असली जीवन को जगह ही नहीं मिली, असली जो प्रस्फुटन है उसको जगह ही नहीं मिली। भिक्षा पात्र भी किसी ने पकड़ाया है, संस्कारों ने पकड़ाया है, उस भिक्षा पात्र के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो वे दूसरे ने पकड़ाए हैं, उस भिक्षा पात्र में जो सड़ी गली चीजें हैं, जो सांप बिच्छू बैठे हुए हैं, जो आग का अंगारा रखा हुआ है, वो सब दूसरे ने पकड़ाया है। मैं भी इसी बनावटी संरचना का हिस्सा, और उस मैं पे घट रहा अच्छा बुरा सब बनावटी संरचना का हिस्सा। ओरिजिनल कुछ न मैं हूं न वह। कैसी विडंबना है यह। इतना समझने के बाद भी यदि यह सवाल न उठे कि वह जीना क्या है जो ओरिजिनल है। मैं ओरिजिनल नहीं है, मैं कैसे ओरिजिनल हो सकता है। 8 अरब लोग इस मैं की जुगाली कर रहे हैं इसी समय। 8 अरब की जूठन है यह। फिर तर्क सिद्ध लोग आ जाते हैं, वह कहते हैं किसकी जूठन है। तो फिर अब उनको बताते चलिए, अगर किसकी बात है तो जिसको भी आप ले आएंगे वह किसकी जूठन है। फिर आप वो बताएंगे ये इसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है, और अंत में पाएंगे कि कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं 1000 कदम जाने के बाद ही पहुंचना है कुछ नहीं पे, तो यही क्यों नहीं हम कुछ नहीं को देख सकते हैं। सीधे देख सकते हैं कि यह मैं जो है ये संस्कारों से विकसित हुआ है, बनावटीपन से विकसित हुआ है, और इसकी वजह से, इसके ऊपर घट रहे जीवन की वजह से ओरिजिनल फ्लावरिंग को जगह नहीं मिली। ऐसे जैसे कि एक गेंदे के फूल में कली आई है, उस कली को रैप करके और उस पर टेप चिपका दिया गया, और उस टेप पर खूब बढ़िया से कागज का, प्लास्टिक का फूल उस पर बना दिया गया। अब उस फूल पे कोई सेंट डाल देता है तो फूल खुश हो रहा है,
कोई उस पर एक पंखुड़ी उसकी तोड़ देता है तो फूल मुरझा जा रहा है। यह जो बनावटी फूल है, यह फूल और इस पर इसकी जो खुशबू बिखर रही है जो बाहर से डाली गई है, या इसका जो रंग उघड़ रहा है, रंग जो है फीका पड़ रहा है कड़ी धूप में, ये सब बनावटी है। अंतिम चीज क्या कर सकता है यह फूल? यह देख ले कि मैं और मेरे ऊपर चाहे वह गंध मुझसे निकल कर आ रही हो जो कि आरोपित है, या दुर्गंध आ रही है, ये सब असत्य है। मैं अधिकतम करूं कि जो रैप्ड हूं असली कली के ऊपर, उस पर से कृपा करूं हट जाऊं। तो भौतिक फूल के ऊपर अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है तो वहां पर तो कुछ वो टेप खोलना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और यहां पर यह देखना ही कि झूठा जीवन जिया जा रहा है, बनावटी जीवन जिया जा रहा है, उस वास्तविक जीवन पर से हट जाना। वह जो कली हट जा रही है जिस पर उसने अपना अपना जीवन, बनावटी जीवन रचा था, जो वहां पर जिया जा रहा था, क्या वो दुर्भाग्य में गई? नहीं, उसके उसके ही गर्भ में, उसके ही प्राणों में वह वास्तविक कली थी जिसको खिलने का अवसर नहीं मिल रहा था। उस बनावटी जीवन पर, उस गाध के जीवन के ही प्राणों में अगाध का जीवन था। जैसे ही इसने पहचाना अपने गाध के जीवन को, अगाध का जीवन, वो कली तो वहां प्रतीक्षा ही कर रही थी, वो खिलना शुरू हुई, सुगंधित होना शुरू हुई, सौंदर्य वहां घटना शुरू हुआ। थैंक यू देविका। दीपा जी, आप कुछ साझा करना चाहें? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। जब मैंने इस प्रश्न पर विचार किया, वह जीवन क्या है जो वास्तविक है, ओरिजिनल है, मैंने इसकी शुरुआत, जो मैं जीवन जी रही हूँ, मैंने इसको अपनी सुबह की दिनचर्या से लेकर शाम तक जो मैं जीती हूँ, मैंने उसके बारे में विचार किया और मैंने ये पाया कि जो भी जीवन जिया जाता है वो एक मशीन की तरह से ही जीकर निकल जाता है। सुबह का उठना, काम करना, प्रार्थना करना, संबंधों में जीना, ऐसे बहुत सारी चीजें। वो इतना मैकेनिकल जीना होता है कि उसमें वास्तविकता जैसी कोई चीज होती नहीं। और अवेयरनेस जहां पर नहीं है, बिना जागरण के जो भी हम कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। और ये जानते हुए फिर मैंने कुछ चीजें करनी, जो मैं काम कर रही थी वो मैंने जानते हुए करना शुरू किया। जब मुझे याद आया, मतलब करते करते एहसास हुआ कि जो मैं कर रही हूँ मैं वहां पर हूं ही नहीं, मैं तो कहीं और हूँ और मैं कर कुछ और रही हूँ। फिर एक अवेयरनेस आई उसकी जगह पर, और तो ऐसा लगता है कि हम बिना जागे जो भी कर रहे हैं वो अवास्तविक है, और जो भी चीज हम जागरण के साथ कर रहे हैं वही वास्तविक है। बस इतना ही मैं समझ पाई हूँ अभी। बहुत अच्छा दीपा जी, धन्यवाद। धरा जी।
गौरी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, माइक आप ऑफ करिए। फोन में वो माइक जो है उस वो ऑफ है, उसको ऑन करिए। हेडफोन अगर खोल लोगी तो शायद बेटर होगा। हाँ, आप बोलो। जा रही है हमारी आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा अच्छा। अभी बगल में मतलब मार्केट लगा हुआ है और हम रूम में बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि वहाँ बकरे मुर्गे मतलब कटते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मौसम ठीक ठाक है, हवा चल रही है और जो भी आप लोग बात कर रहे हैं वो हम ध्यान से बस सुने जा रहे हैं बिना समझे, क्योंकि समझ में हमें वैसे भी नहीं आ रहा। और जो आपने कहा कि वो प्रश्न दिया था ना सुबह कि क्या है जो वास्तविक है, हमने सोचा पर हमको कोई जवाब नहीं मिला। सब चीज तो अवास्तविक ही है, मतलब सब चीज तो जो हमें बताया गया है शुरू से ही, मतलब विचार जो सब करते हैं वही हम भी कर रहे हैं। तो यही तो हम कुछ काम अलग कर रहे हैं और आप कह रही हाँ हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके अलावा और क्या यहाँ पे चल रहा है? यही बात कर रहे हैं गौरी कि अच्छा 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 जितना जितना समझी वो उतना ही इस बात कर रहे हैं यहाँ, और कुछ बात आगे नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा ये अगर पता लगा लिया कि जीवन में जो भी कुछ है वो जो सब सिखाया समझाया गया है, ओरिजिनल कुछ नहीं है, तो आ तो गए अवलोकन पे। यही तो ध्यान है, यही तो पता लगाना है, यही तो हम कर रहे हैं। वही थोड़ा सा अलग अलग ढंग से लोग बता रहे हैं, पर बतिया वह है। अच्छा अच्छा। तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारा वास्तविक है? हाँ, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि फिर ओरिजिनल क्या है, वास्तविक क्या है। इसमें एक बात समझने जैसी है कि ये जो मैं का एहसास है, आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, ये जितने लोग हम सब यहाँ बैठे हैं सबके अंदर वैसे ही मैं का एहसास है। और यह मैं का एहसास हम ही लोगों के अंदर नहीं है। इस धरती पर इस समय लगभग 8 अरब लोग हैं। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रह रहे हैं और जी जी। हर इंसान के अंदर ऐसे ही मैं का एहसास है, ऐसे ही मैं बना हुआ है। तो बात यह आती है कि वही मैं जो दुखी हो रहा है, जो सुखी हो रहा है, जो सब अवास्तविक जी रहा है, वह मैं भी अवास्तविक है। अच्छा जो ये सारा गुस्सा होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, वह भी अवास्तविक है। अगर किसी को जीवन भर कुछ भी वास्तविक न जीने को मिले तो इसका मतलब है कि वह भी अवास्तविक था। भाई, अगर कोई प्लास्टिक का आदमी होगा, जिंदगी भर उसकी आंख से नहीं दिखाई देगा, उसकी त्वचा पर कुछ महसूस नहीं होगा, कान में कुछ नहीं सुनाई देगा। गुड्डे को कहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो हमको अगर जिंदगी भर कोई ओरिजिनल जिंदगी नहीं घट रही है, इसका मतलब ही हो गया कि मैं भी ओरिजिनल नहीं हूं। फिर सवाल उठता है कि वह जीना क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, जो डुप्लीकेट से मुक्त है। तो इसमें देखो, अभी सवाल जब ये उठाओगी कि वह जीना क्या है जो डुप्लीकेसी से मुक्त है, तो वह क्या मुझे जीवन आएगा, या जहां पर मैं हूं वहां पे एक अलग तरीके का जीवन घटना शुरू हो जाएगा। जितना सोच विचार है ये सब ओरिजिनल है ही नहीं।
मैं भी ओरिजिनल नहीं हूं। और अगर हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं, हम लोग खोजबीन कर रहे हैं कि वह जीना क्या है जो ओरिजिनल है, तो इसका मतलब कि जो उत्तर आएगा, जो पता लगेगा, उसमें मैं नहीं होगा और न मैं के सोच विचार होंगे। वहां पर देखो, अभी अगर इस सवाल अपने भीतर उठाती हो तो वहां पाओगी कि वहां होश आने लगा, जागरूकता आने लगी। अभी ये सवाल उठा करके देखो कि वह जीना क्या है जो मैं और सोच विचार दोनों से मुक्त है। देखो कुछ होश आना शुरू हुआ अपने आप। सोचते हैं इस पे थोड़ा। हाँ, ठीक कर रही हो। ये जो थोड़ी देर के लिए ठिठकना हुआ ना, थोड़ी देर के लिए ठहर गई ना, कोई उत्तर नहीं आया, यही होश है। थोड़ी देर के लिए जागरण हुआ ना, भीतर भीतर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है पर पता लगाया जा रहा है, यही होश है। इसी के लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ और सवाल आता है तो साझा करना। धन्यवाद गौरी। धन्यवाद। ज्योति जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते आपको भी। तो क्या बताना है मुझे? यही जो सब बता रहे हैं, सही? हम लोग इस प्रश्न के साथ अन्वेषण कर रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो ओरिजिनल है, जो बासी नहीं है, जो इसके पहले दोहराया नहीं गया है। जैसे मैंने अनिल जी की पोयम सुनी, ऐसा लगा जैसे एक एक शब्द मेरा लिखा हुआ है। भावना जी ने जो बोला वो भी एक एक शब्द मुझे मेरा ही लगा, और दीपा जी ने जो बोला वो भी मेरा ही शब्द लगा। लेकिन उसके एक्स्ट्रा जैसे ये चीजें मेरे साथ बहुत हुई, लेकिन अब ये है कि मैंने इन चीजों की चिंता करनी छोड़ दी। जैसे भावना जी परेशान होके कह रही थी, भाई अब मैं पूरी ही कैसे आप जैसी स्थिति में कैसे रहूं, तो मैंने ये भगवान पे ही छोड़ दिया है कि वही मैंने सब कुछ करके देख लिया जो अ, हो सकता था, वो सब कुछ कर लिया। तो अब तो बस मैं वेट ही कर रही, वही भगवान ही करे जो करे। और जैसे आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत काम आते हैं। कभी जैसे थोड़ा बैठने का मन होता है तो उस पे कई बार थॉट्स का बहुत अटैक आता है। उस टाइम थोड़ा सा भी कोई भी एक क्वेश्चन मैं हल्का सा भी उठा देती हूँ तो वो गायब हो जाते हैं। तो काफी देर उसमें बैठे रहने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं वो। बाकी चीजें अब मैंने इन चीजों की टेंशन लेना छोड़ दिया। भाई ये बर्ड्स खुश हैं, पेड़ खुश है, सब खुश है। बीच बीच में आती हैं परेशानियां, तो बस उसमें मैं ये करती हूँ अ, ये मतलब भाव का मेरे ऊपर अटैक आता है, जैसे गुस्से का भी अटैक आया है या भाव का अटैक आया है, तो पहले तो बस जस्ट फ्लो में ही रहती थी, उसमें बह गई। लेकिन अब मैं रुक जाती हूँ शुरू के ही, कई बार तो बिल्कुल ही शुरू में, और कई बार कुछ सेकंड में मुझे होश आता है, वही तो होश खो रही है। तो अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ। बाकी सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। जैसे अगर मुझे अच्छी स्टेज में भगवान लाना चाहेगा तो लाएगा, और नहीं लाना चाहे तो ना लाए। मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। बस धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद ज्योति। लता जी। जी नमस्ते। नमस्ते। हम बैठे हुए हैं, सबकी आवाज सुन रहे हैं, सब जो बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या ऐसा है जो ओरिजिनल है हमारे भीतर? ऐसा कुछ है जो हमारे सोच विचार से परे है, जो हमारे हस्तांतरण से परे है, फिर भी जीवन चलता है। कोई चीज है जो हमारे बिना हस्तक्षेप के हमारा जीवन चला रहा है।
वो क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं है, पर कोई चीज है जो हमें चला रही है, जिसमें हम नहीं कुछ कर रहे हैं, फिर भी चल रही है। जी इतना ही कहेंगे। थैंक यू लता। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। वो लास्ट वाली जो कमरे में बैठे हुए हैं और बरसात हो रही, ठंडा मौसम है आज का, और आज तो एसी वाला फील हो रहा है पंखे से ही। और वो पर्सन जो आपने लास्ट में जो कहानी सुनाई थी, उस टाइम 3-4 भाई आगे थे और थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, अच्छी तरह सुन नहीं पाया और पर्सन भी भूल गया था। लेकिन मैंने दिन में देविका जी से पूछ लिया था जो आज का पर्सन था। तो वास्तविक ओरिजिनल जो आपने बताया, वो क्या नाम है कि पहले जैसे कि समाज में मैं बहुत कम रहा हूँ, तो ये चीज तो बहुत पहले पता लग गई थी कि ये सब झूठन है, कि सन सन जैसे आदमी बदलता रहता है, ये अपने अंदर ये चीज बिल्कुल देख ली थी। लेकिन जैसे कि समाज में गया और समाज में जैसे बड़े बुजुर्ग है या उनके साथ भैया जैसे कि बैठना होया, क्योंकि मेरा यंग कोई दोस्त नहीं है, गांव में जैसे बड़ों के साथ बैठ जाता हूँ, तो वहां भी मैंने एक चीज देखा कि एक दूसरे के प्रति दुख का, और बड़े बड़े जो बुजुर्ग है उनका भी एक दुख का भाव, घृणा का भाव देखा मैंने। तो और वास्तविक ओरिजिनल तो अगर हम एक किसी को अच्छा मान कर, हाँ भी मेरे मुताबिक ये ठीक है, उसके हिसाब से जीने लग जाए तो ठीक है, नहीं तो वास्तविक एक ओरिजिनल तो है नहीं। अगर ठीक दृष्टि से अगर परत दर परत उठा कर देखें तो कुछ भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि सन सन बदल रहे हैं हम। छोटी सी बात पर कोई हो जाता, पता भी नहीं लगता, टेम्परेचर तुरंत ही बदल जाता है। तो वास्तविक तो कुछ ऐसा लगा नहीं। बहुत बढ़िया नीरज। और भैया जैसे कि आज आपकी मैंने एक स्पीच, वो पर्सन कैसे काम करता है, वो स्पीच भी आज सुनी, उसमें भी बहुत क्लियरिटी हुई कि जैसे कि आपने पर्सन के लिए बोला था, मैं कभी उठा देता था कभी नहीं उठाता था, ऐसे होता था। लेकिन जब पर्सन उठाता हूँ तो क्या होता कि जैसे कि मैंने आपको एक बार वो अपना बहुत बताता कि मैं थोड़ी देर के लिए बीच में जो डुबकी लग गई थी, जो आनंद शुरू हुआ था, तो पर्सन उठाता हूँ तो वो आनंद गहर आता है। एक मैं की प्रक्रिया, शरीर का जो ढीलापन है वो बहुत गहरा होता है। तो बस यही था भैया। बस प्रश्न के साथ बने रहो नीरज, ठीक है सब जी, अपने आप होता चला जाएगा। जी नमस्कार। नमस्ते प्रमिला जी। बारिश हुई है बहुत, तो ठंडा मौसम है, हवा भी चल रही है, आवाज आ रही बाहर से, और सब शांत शांत सा है। आवाज, बच्चा अंदर है तो वो कुछ गुनगुना सा रहा है, कुछ की आवाज आ रही है मुझे। और चाय मैंने पी थी तो अब जबान फेंक पर दूं वेदांती है, शुक्र है। ज्योति जी चाय माइक मैंने ऑफ कर लीजिए आप। हाँ प्रमिला जी। जी, मैंने चाय पी थी तो जबान पर मीठा स्वाद है, लेकिन कुछ ऐसा अंदर कुछ नहीं लग रहा है, ना मीठा ना कड़वा, कुछ भी, सब शांत सा
मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास कि उसको क्या कहूँ। और मैं अभी अब सबकी आवाज़ें सुन रही थी, जैसे ज्योति बोल रही थी तो ज्योति की आवाज़ और नीरज जी की आवाज़ लहराती हुई सी। धरा जी को रोज सुनती हूँ, बहुत ही धीमे से बड़े बहुत एकदम शांत सी उनकी आवाज़। तो अभी मैंने सबकी आवाज़ें सुनी और आवाज़ों को सुनकर ही बड़ा क्या कहेंगे उसे, अच्छा लगना या जो भी हो रहा था, मज़ा आ रहा था आवाज़ सुन के। वास्तविक तो बनावटीपन तो है, ये तो है ही। 24 घंटे कुछ ना कुछ रहता ही है, जो है नहीं वही यांत्रिक कहें, बनावटीपन कहें, जो भी अवास्तविक। लेकिन मुझे आज इस प्रश्न के साथ रहते हुए मैं ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता तो है। मैं यह नहीं कह सकती कि वास्तविक कुछ भी नहीं है, कुछ है, वो बता नहीं सकती क्या है, लेकिन कुछ तो है जो वास्तविक है। और वो अनुभव ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको जैसे जीती हूँ मैं कभी, या वो मेरे द्वारा जिया जाता, हम सबके द्वारा जिया जाता है, लेकिन बस हम फिर आ जाते हैं बातों में बाहर की दुनिया की, तो उसी में बहने लगते हैं। वही यंत्र की तरह चलना, या जो झूठी दुनिया है बाहर का, जो थोपा गया है हम पर विचार या संस्कार, जो भी उसके जैसे चलने लगते हैं, लेकिन है तो कुछ वास्तविक। क्या है? वास्तविक मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो जब सब स्थिर सा लगने लगता है, मेरे पास शब्द नहीं, मतलब मुझे वो मिल रहे हैं, क्योंकि अगर पता नहीं आपको मैं कैसे बोलूं, लेकिन जब सब ऐसा वो होता है ना, बिल्कुल ऐसा एकदम जिसमें कुछ भी नहीं होता है ना, खुशी ना दुख या ऐसा कुछ, वो हाँ होता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बस वो है वास्तविक, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो और प्रमिला जी फिर माफ करिएगा, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि वह जो वास्तविक है वो उस तरफ चलना ठीक है या इस तरफ? उसी तरफ चलना ठीक है। तो इस तरफ जितना भी दुख है सुख है, इससे क्या पूरी तरीके से जीवन मुड़ गया उस तरफ? मुड़ा नहीं है, बस क्यों? लग रहा है कि इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अगर पता नहीं क्यों की, लेकिन कुछ तो है। पता लगाइए उसका। थैंक यू। जान करके भी कि इधर अवास्तविक है, डुप्लीकेट बनावटी जीवन जी रहे हैं हम, बावजूद भी इसके हम क्यों यहाँ पर रचे पचे हैं और उस ओरिजिनल जीवन को जगह नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। रंजीता जी। I'm just listening right now. I don't have any. अभी मुझे कुछ नहीं कहना है. Thanks. अच्छा, तरुण भाई। नमस्कार धनराज जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं यहाँ पर अपने रूम में बैठा हूँ और थोड़ा आज ऑफिस से भी थोड़ा लेट ही था, तो एग्जॉस्टेड सा हूँ, पर ठीक है, इन बिटवीन थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लिया, तो उसी का स्वाद बना हुआ है मुंह में। और सर, आज का प्रश्न या जिस बात के ऊपर हम अवलोकन
देने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा द्वंद्व में डालने वाला विषय है, क्योंकि क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो वास्तविक नहीं है? मैं ये जी रहा हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि मेरे ही दो मतलब फांक मुझे नजर आते हैं। एक इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत मैकेनिकल है, बहुत बनावटी है, वहीं दूसरा या वास्तविक नहीं है। और वो दूसरा फांक जो है वो वहां से उसकी जो आप बता रहे तर्क देना शुरू करता है, और ये तर्क देना भी फिर वापस आकर के ये सोचने में आता है कि ये जो तर्क देने वाला है ये कौन है? ये अपने आप में एक प्रोग्राम्ड लाइफ है जो इस चीज का रिप्लाई दे रही है, या खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, या जो कुछ भी जिस तरीके से भी जिया जा रहा है उसे वास्तविक या उचित ठहराने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और जो अभी जो द्वंद्व हमने अभी प्रमिला दीदी के चेहरे पे बातों में देखा, सेम की सेम स्थिति मन स्थिति मेरी भी बनी कि मैं अब इस चीज का क्या जवाब दूं। मुझे पता पड़ रहा है कि ये सब कुछ जो है वो वास्तविक नहीं है, बट स्टिल मैं अभी इस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, ये चीज है, ये समझ में आ रहा है कि कुछ है जो आरोपित है। अब वो किस पर आरोपित है और जो आरोपण है उसे हटाया कैसे जाए, हटाने वाला कौन होगा, वो भी अगर वही आदमी होगा जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो क्या वो हटाना अपने आप में इतना जिसे कहे निष्कपट होगा या निश्चल होगा? इस चीज की क्या गारंटी है? क्या उस चीज को वास्तव में उघाड़ा जा सकता है? ये सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन साफ दिख रहा है बावजूद इसके इस हम द्वंद्व में, इस पशोपेश में, इस बनावटीपन या अवास्तविकता वाले जीवन में हम लोग बने हुए हैं सर। ये मतलब ये मतलब इस चीज को एक्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं करना होगा। ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे एक पिंजरा होता है सर, जिसमें आपके उस तरफ पता नहीं ऐसा है या नहीं है, यहाँ राजस्थान में इस तरह का पिंजरा रहता है जो गोल है और उसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है। चूहा एक बार उसके अंदर गया तो वापस बाहर रास्ता उसको दिख रहा है, पर वो उससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो उस रास्ते की जो नुकीली जो तारे हैं वो अंदर की तरफ गई हुई हैं। तो वो एक सर्कल सा बना हुआ है जिसके अंदर से वो अंदर घुस गया है। वापस निकलते समय वो जो तारे हैं वो उसके ऊपर इस तरीके से आएंगी, तो वहां से वापस बाहर नहीं निकला जा सकता। वो नजर में आ रही है चीज। बट अगेन ये सारी चीजें साफ साफ दिख जाती है कि बहुत सुपरफिशियल तरीके से है। मैं इससे बाहर निकलना चाह भी रहा हूँ, कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ, वास्तव में अंदर से नहीं पता है कि मैं वास्तव में ही चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसके ऊपर हमारी नजर चली जाती है कई बार इस चीज को लेकर के। एक होता है भाई, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, खुद को भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो मैंने ये चीज देख ली, इसकी ओर मेरा ध्यान चला गया, तो शायद कुछ ना कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ये चीजें, जैसे हमारे आप कहते हैं कि भी वो प्रश्न स्वतः काम करना शुरू करेगा। कुछ चेंजेस आते भी हैं लाइफ में जो हम फील कर पाते हैं, उनको हम शब्दों में नहीं बोल पाते कि हाँ स्पेसिफिकली ये चेंजेस मेरे जीने के पैटर्न में आए हैं, या ऐसा कुछ हुआ है जिसको मैं कह सकूं कि ये देखिए ये मूलभूत परिवर्तन मेरे अंदर हुआ, या मेरा सोचने का तरीका ऐसा था, ऐसा हो गया, या मैं गुस्सा नहीं करता था अब गुस्सा, या गुस्सा करता था नहीं करना शुरू हो गया, नहीं करता था जहां जरूरत है वहां करना। वो सारी चीजें जो है वो भी एक सोच विचार का दायरा है, उसी के पैमाने के अंदर उनका जजमेंट लिया जा रहा है। तो ये बहुत, जो आज का ये जो विषय था सर, वो बहुत ज्यादा द्वंद्व में डालने वाला था। बहुत बढ़िया। जितना ही ज्यादा द्वंद्व, जितनी ज्यादा जुताई हो जाएगी ना, उतना बढ़िया फसल होगी। अगर अंदर कहीं कुछ जितनी जड़ें हैं, और जैसे अब किसानों का समय चल रहा है, तो गहरी से गहरी खरपतवार, घास की जड़ें, पतवार की जड़ें जितनी उखड़ जाती हैं, तो बाद में बहुत अच्छे से फिर जो वास्तविक बीज हैं उनको उगने के लिए जगह रहती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू। हाँ एक चीज और सर, अनिल भाई ने एक कविता आज अभी शुरुआत में, मैं दरअसल ड्राइव कर रहा था उस समय, तो मैं वो लास्ट वाला ही सुन पाया, वो बहुत मतलब अच्छी लगी मेरे को। अनिल भाई को बहुत बहुत
मतलब बताइए उसके लिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कविता है अनिल भाई, उसको शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल, मेल प्लीज ग्रुप शेयर में। कीजिएगा अनिल भाई। वैभव जी। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, 2 मिनट। एक कहानी मेरे पास है, बड़ी गौर से सुनी जाने जैसी है। इसमें बड़े गहरे राज छिपे हैं। जो भोर की बोध कथा थी उससे थोड़ा हटके है, पर इसमें बड़ा हमारी पूरी गाथा उसमें नजर आएगी। तीन तालाब थे, 2 सूखे थे, एक में पानी नहीं था। जिसमें पानी नहीं था उसके पास 3 कुम्हार गए। 2 लूले थे, एक के पास हाथ नहीं था। जिसके पास हाथ नहीं था उसने तालाब से मिट्टी निकाली और 3 बर्तन बनाए। 2 बर्तन फूटे थे, एक बर्तन में पेंदी नहीं थी। जिस बर्तन में पेंदी नहीं थी उस बर्तन में उसने 3 चावल पकाए। 2 चावल कच्चे रह गए, एक चावल पका नहीं। जो चावल पका नहीं था उसके लिए उसको उसकी दावत देने के लिए उस कुम्हार ने 3 अतिथियों को आमंत्रित किया। वह अधपका चावल खा करके उसमें से 2 बड़े नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, और एक बिल्कुल रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया। 2 गुस्सा हो गए और एक अपना संयम छोड़ दिया। जिसने अपना संयम छोड़ दिया उसने अपने जूते से, अपने पैर से, जो होस्ट था, जो मेजबान था, उसको 3 लात मारी। दो लात वह सह सका और तीसरी लात पर वह जो अतिथि था वह चोटिल हो गया। जो लात मार रहा था वह चोटिल हो गया, और जब वह चोटिल हो गया तो वह भागा। चोटिल होकर के वह मेहमान भागा। मेहमान का पीछा मेजबान ने किया। मेहमान भागते भागते एक हाथी से टकरा गया। हाथी से टकराने पे हाथी उस पर नाराज हो गया। हाथी उस पर हमला करने के लिए झपटा, पर इसने एक मुक्का मार करके उसकी पसलियां तोड़ दी।
और दूसरा मुक्का मार करके उसने हाथी को जमीन पे बिठा दिया। लेकिन हाथी किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागा। भागते भागते वह एक पेड़ पे चढ़ गया। फिर वो पीछे पीछे जो मेहमान था उसका, वो जो आदमी पीछे लगा हुआ था जिससे हाथी की गुत्थम गुत्था हो गई थी, वो उसका पीछा करता रहा और हाथी भागता रहा। भागते भागते उसने, हाथी ने पेड़ पर छलांग लगा दी और पेड़ पर चढ़ गया। वह डाली से फिर टहनियों पर गया, टहनियों से फिर पत्ते पर गया और भागते भागते पत्ते पे वह जब चढ़ा तो वहां से वो सरक करके नीचे गिर गया। नीचे वह एक केतली में गिरा जिसकी नली जो है थोड़ा लंबी थी, और केतली में गिरने के बाद जब वह नली से निकला तो उसका पूरा शरीर तो निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई। अब पूंछ फंसने से वो तड़प तड़प करके मर गया। तो जहां वो गिरा था वहां एक छोटी सी लड़की थी। उसने देखा उसको, तो वो एक छोटे से स्ट्रा पे, पाइप जिससे पीते हैं, उस पर वो अटका हुआ था बाहर गिर करके। तो उसने अपनी माँ से कहा कि यहाँ पर एक हाथी जो है स्ट्रा पर मरा हुआ पड़ा है। तो उसने कहा कि यह हाथी नहीं, चूहा है। तो जो पीछा कर रहा था वह आदमी, उसने, जिसने हाथी का पीछा किया था, उसने जब यह देखा कि इस लड़की को हाथी भी चूहे के बराबर, इस घर के लोगों को हाथी भी चूहे के बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो सोचिए कि इसका जो बाप होगा वो कितना बड़ा होगा। तो उसने पूछा कि इनके पिता कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा, उस लड़की की जो माँ थी, उसने कहा कि इसके पिता वो 70,000 बैलों 70,000 बैलगाड़ी के बैलों को लेकर के जंगल में चराने गए हैं, और उनको सारे 70,000 बैल को उन्होंने अपने कमर में बंधी हुई रस्सी से बांध रखा है और उनको वो लेके गए हैं चराने के लिए। तो वह आदमी जंगल में गया। वहां उसने जाकर के देखा तो एक आदमी था जिसने 70,000 बैलगाड़ी के बैलों को अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से बांध रखा है, और सारे बैल उसकी कमर में बंधी रस्सी से फैल करके चर रहे हैं। उसको देख करके उसको बड़ा ताव आया। उसने कहा कि तुम बड़े बलवान मालूम होते हो, मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। वह राजी हो गया। उसने कहा कुश्ती लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन अंपायर कौन होगा, कौन तय करेगा कि कौन जीता कौन हारा? तो वहां उन लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जिसकी कमर बिल्कुल झुक गई थी, वह अपनी लाठी लेकर के वहां से गुजर रही है, जिसके एक हाथ में लाठी है और उसी हाथ में रोटी का एक बंडल है और दूसरे हाथ में सुराही है। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारी अंपायर बन जाइए, हार जीत का निर्णय कर दीजिए। उस स्त्री ने कहा कि हार जीत का निर्णय मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस खेल के बारे में, कुश्ती के बारे में बहुत कुछ जानती नहीं हूँ, पर मेरा एक बेटा है, वो जवान है, वो जरूर निर्णय कर देगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चल सकती हूँ। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि ठीक है, आप हमें वहां लेके चलिए। वह लेके गई। उसका बेटा 70,000 ऊंटों को अपनी कमर की रस्सी में बांध करके चरा रहा था, और उसने दूर से ही अपनी मां को देखा, जो कि एक हाथ पर 70,000 बैलों को चराने वाले व्यक्ति को उसके 70,000 बैलों सहित अपने एक हाथ पर रखे हुए हैं, और दूसरे हाथ पर उस दूसरे आदमी को, जो कि हाथी के पीछे भागा था, उसको रखे हुए हैं। और वह जो 70, उसने अपनी सुराही, अपना जो पानी का घड़ा था, सिर पर रखा है और उस पर रोटी का बंडल रखा है और आ रही है। तो उसने सोचा,
उस आदमी ने, जो उस बुढ़िया का बेटा था, कि आज मेरी माँ मुझे फिर डांटने आ रही है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तहसीलदार के घर जाकर के जो फाइनेंस की किस्त है वो जमा कर देना, लगान जमा कर देना। पर मैंने जमा नहीं किया, तो तहसीलदार के आदमी आए हुए हैं, उनको ये अपने हाथ पर बिठा करके कंधे पर लेकर के आ रही है, और आते ही ये फिर मुझे डांटेगी और कहेगी कि इनको लगान में ऊंट दो। तो उसने 70,000 ऊंट अपनी चादर बिछाई, उसमें बांध लिया, और बांध करके अपने पैर की एड़ी के नीचे उसको, उन सारे ऊंटों को दबा लिया, ताकि वो तहसीलदार के आदमियों को नजर न आए। ऊंट सारे दब गए, लेकिन एक ऊंट की जीभ थोड़ी निकली हुई थी। वो जो थोड़ी सी जीभ निकली हुई थी, उसको देख करके ऊपर एक चील उड़ रही थी। उसने समझा कि यह मांस का टुकड़ा है, और वह उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए झपटी, और वहां जाकर के जब उसने उसकी जीभ, जो एक नीचे दबा हुआ ऊंट था जिसकी जीभ निकली हुई थी, उसकी जीभ पकड़ करके खींची, तो 70,000 ऊंटों की वह पूरी गठरी बाहर निकल आई। वह चील 70,000 ऊंटों की गठरी लेकर के उड़ गई, और उड़ते उड़ते वही गठरी इतनी भारी थी कि बहुत दूर वो जा नहीं पाई। वह राजा के महल के ऊपर से उड़ती थी, और उसके उड़ते उड़ते उसमें से जो ऊंट थे वो चादर से सरक सरक करके गिरने लगे। जो रानी थी वह ऊपर आसमान की ओर बादल देख रही थी। सारे 70,000 ऊंट एक एक करके उसकी आंख में गिर गए, और चील उड़ गई, ऊंट सब उसकी आंख में गिर गए। रानी को इसका पता नहीं चला, पर उसकी आंख में खुजली होने लगी। तो उसने अपनी दासी को बुलाया, कहा देखो कि क्या समस्या है, मेरी आंख में खुजली क्यों हो रही है। तो उसने देखा कि उसकी आंख में 70,000 ऊंट घूम रहे हैं। तो उसने फिर एक एक ऊंट जो है पकड़ पकड़ के निकाले, कुछ को अपनी जेब में रखा, कुछ को अपने कपड़ों की जो फोल्डिंग थी उसमें रखा, कुछ को कमर में खोस लिया। ऐसे 70,000 जो जितने ऊंट थे वो सब निकाल लिए, और निकाल के उनको लेके घर गई। फिर सारे ऊंटों को निकाल करके उसने अपनी जेब से, अपनी बाह की फोल्डिंग से गिना, तो 69,999 ऊंट हुए। तो उसने सोचा हो न हो ऊंट 70,000 रहे होंगे। वह फिर वापस आई कि शायद एक ऊंट रानी की आंख में अभी भी गिरा हुआ बचा हो। तो उसने बहुत टटोला आंख में, पर ऊंट कहीं मिला नहीं। वो उस एक ऊंट के लिए बड़ी दुखी हुई, क्योंकि 69,999 ऊंट थे, एक ऊंट नहीं था। वह ऐसे 2-3 दिन बड़े दुख में रही। फिर एक दिन वह जब रोटी बना रही थी, तो जब रोटी का फुलका फूला और वो खाने के लिए उस फुलके को उसने तोड़ा, तो उसमें से ऊंट एक निकल आया। इसके पहले तक वो जाके चने के खेत में, वो धनिये के खेत में ऊंट को ढूंढ आई थी, पर कहीं उसे ऊंट मिला नहीं था। तो उसको जो रोटी के फुलके में वह एक ऊंट मिला, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, ऊंट का धड़ तो था पर उसका सिर नहीं था। उसने उस धड़ से पूछा, उस दासी ने, कि तुम्हारा सिर कहाँ है? उसने कहा कि मेरा सिर आगरा के राजा के बाग में चरने गया है। तो वह आगरा के जो राजा थे उन्होंने अपना एक बड़ा सुंदर बगीचा तैयार किया हुआ था, लेकिन जब वो सुबह जाते थे तो पाते थे कि उनका पूरा बगीचा किसी ने चर लिया है। कोई फूल नहीं है, जो नई पत्तियां निकली हैं सब खा गया है कोई। उन्होंने बहुत सारे पहरे लगवाए पर जानवर का पता नहीं लगा। फिर उन्होंने अपने वजीर को कहा कि अगर तुम जानवर नहीं पकड़ते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो उनका वजीर खुद गया और रात में पहरा देने लगा। उसने अपनी उंगली काट ली और उसमें मिर्च भर दी, नमक भर दिया, ताकि वो रात भर जागा रहे। रात में उसने देखा कि एक बिना धड़ का ऊंट, जिसका सिर्फ सर है, वो पूरा बाग चर रहा है। उसने जाकर के उसे पकड़ लिया
और कहा कि तुम क्यों चल रहे हो यहाँ पर, किसके ऊंट हो? तो उसने कहा कि मुझे आप मत मारिए, मैं आपको कुछ बदले में दे सकता हूं। उसने कहा दो। तो उसने उसको एक बीज दिया, कहा कि यह बीज ले जा करके बो दीजिए, एक घड़ी, शायद 4 घंटे के समय को एक घड़ी कहते हैं, एक घड़ी में ये स्प्राउट हो जाएगा, दूसरी घड़ी में यह पूरा फैल जाएगा, और तीसरी घड़ी में इसमें फल आ जाएंगे, चौथी घड़ी में ये पक जाएगा और यह राजा खा सकता है। तो जितना मैंने चरा है उसके बदले में आप राजा को ये दे सकते हैं। तो उसने वो बीज ले करके उस ऊंट के सिर को छोड़ दिया, जा करके राजा को दिया, राजा को पूरी कहानी बताई। राजा ने उसको एक घड़ी में बोया, दूसरे घड़ी में उन्होंने उस देखा कि उसमें अंकुर आ गया, तीसरे में वो पूरा फैल करके उसमें फल आ गया, और चौथे में फल पक गया। तो राजा ने देखा वो एक तरबूज का फल था, लेकिन उस फल को राजमहल में लाते ही वो वहां का जो एस्ट्रोनॉट्स था, ज्योतिष, वह आया। उसने कहा कि राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए कुछ उपाय करना होगा। तो राजा ने कहा कि क्या उपाय हो सकता है? उन्होंने कहा कि प्रलय आने वाली है, बहुत तेज बरसात होगी, सब कुछ बहने वाला है, तो हमें कहीं सुरक्षा का उपाय करना होगा। और जब उसने उस तरबूज के फल को देखा तो कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसी में शरण लेंगे। तरबूज का फल एक जगह से काटा गया और उस काट करके उसके अंदर का गूदा निकाला गया, और राजा का पूरा राज्य, हाथी, घोड़े, फौज, फांटा, सोना, चांदी, अनाज, बैलगाड़ियां, घोड़े, जितने गधे, जितना भी कुछ था, सब लेकर के राजा उस तरबूज के फल में घुस गया, और उसने जो कटा हुआ हिस्सा था उसे बंद कर दिया। बहुत तेजी से वर्षा हुई, पूरे धरती पर पानी ही पानी हो गया, सब कुछ डूब गया, लेकिन वह जो तरबूज का फल था वो तैरता रहा पानी के ऊपर, जिसमें राजा और उसकी पूरी प्रजा भरी हुई थी। जब प्रलय खत्म हुई, पानी रुक गया, तो कई दिन की भूखी एक मछली, उसने तरबूज को देखा और उसको गटक लिया। तरबूज वो निगल नहीं पाई, उसके गले में जाके तरबूज फंस गया, और वो जो है किनारे आकर के तड़पने लगी। तभी उसको एक बगुले ने देख लिया। बगुला भी कई दिन का भूखा था, उसने उस मछली को निगल लिया। फिर उस बगुले के गले में जाकर के वो मछली फंस गई, तो उस बगुला जो है वो वहीं किनारे पर पड़ा रहा, वो उठ ही नहीं पा रहा था। तभी एक बिल्ली आई, उसने बगुले को निगल लिया, और पर निगलने के बाद वह बगुला भी उसके गले से नीचे नहीं उतर पाया, वह भी वहीं पे गिर पड़ी, वो आगे नहीं कहीं जा पाई। तभी एक कुत्ता आया, उसने बिल्ली को निगल लिया, पर बिल्ली को खा लिया जब, तो वह भी एकदम फुल हो गया, वह भी कहीं हिलने डोलने में सक्षम नहीं रहा। फिर एक कंजर था जो कि कुछ काम धाम नहीं करता था, उसकी पत्नी उसको बहुत सताती थी कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, पर उसने कहा कि मैं किसी दिन जाऊंगा और 4 दिन का भोजन एक साथ लेकर के आऊंगा और तुम देखती रह जाओगी। एक दिन उसने उसको बहुत डांटा डपटा, वो भी बड़ा गुस्से में आया और निकला बाहर। उसने एक डंडा लिया हुआ था, तो देखा एक कुत्ता जो है पड़ा हुआ है, उसने डंडे से उठा करके कुत्ते के सिर पर दे मारा, और कुत्ता मर गया, उसका शिकार हो गया। वह लेकर के आया, उसने कहा देखो मैंने कहा था कि मैं शिकार कर लूंगा, ले आया हूं। उसकी पत्नी ने कुत्ते को काटा और देखा तो उसमें एक बिल्ली मिली। उसने कहा अरे इसमें तो एक बिल्ली है। तो उसने कहा कि मैंने तो कहा था कि मैं 4 दिन का भोजन लेके आया हूं, देखो कुत्ते को आज भोजन में बनाओ और बिल्ली जो है वो कल में काम आएगी। दूसरे दिन उसने बिल्ली को काटा, बिल्ली को काटने पे उसमें बगुला निकला। तो उसने कहा कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि 4 दिन का भोजन ले आया हूं, ये देखो बगुला निकला है, ये तीसरे दिन के भोजन में काम आएगा। फिर उसने
बिल्ली को पकाया, फिर तीसरे दिन बगुले को काटा, तो उसमें मछली निकली। उसने कहा कि देखा, मैंने कहा था कि मैं 4 दिन का भोजन एक साथ लेकर के आऊंगा। और उसने जब चौथे दिन मछली को काटा तो उसके अंदर से वो तरबूज निकला। 4 दिन का भोजन करने के बाद उन्होंने उत्सुकतावश उस तरबूज को काटा। तो उसमें राजा, उसके सारे मंत्री, घोड़े, हाथी, सारे बैलगाड़ियां, इंसान, अनाज के बोरे, वो सब पूरा राजपाट उसके अंदर से निकला। राजा बहुत खुश हुआ उस कंजर के प्रति। उसने उसको बहुत इनाम दिया और उसको एक खेत मुफ्त में दिया। और उसके बाद वह कंजर और उसकी पत्नी और राजा सब लोग बड़े आनंद से रहने लगे। कथा पूरी हुई। अब जरा इस कहानी के सापेक्ष हम आप अपना जीवन देख लें। हम आप अपने जीवन में जो विचार चल रहे हैं, जो सोच चल रही है, उसका पुनरावलोकन कर लें। और एक और छोटी सी बात मैं साझा करना चाहता हूं, अगर हो सके तो ज्यादा देर के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए जो भी भीतर चलता है उसको कागज पर एज इट इज नोट कर लीजिए। जस का तस उसको, जो भी कुछ आ रहा है उसको लिखते चले जाइए। आप पाएंगे अगर आपने ईमानदारी बरती, जो भी विचार आया उसको लिख दिया, बिना उसमें काट छांट किए कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, अनिवार्य रूप से आप पाएंगे कि इस कहानी से अलग थलग आपका वह लिखा हुआ नहीं होगा। अब पूरी जीवन गाथा आपकी हमारी ऐसी ही है, जिसमें कहीं कुछ चलता है, कभी कुछ आ जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, कहीं का जीवन कहीं पहुंच जाता है, सब जैसे एक पागल का प्रलाप, कहीं कोई संगति नहीं। चाहते हम कुछ है, होता कुछ है, फिर वह जो होता है उसका परिणाम कुछ और आता है। संबंधों में हम उम्मीद कुछ करते हैं, निकल के कुछ आता है। सब कुछ एक अराजकता, कहीं कोई संगीतबद्धता नहीं, कहीं कोई संगीत नहीं। वो सपना ऐसे ही होता है ना, आप अगर सपने को देखें तो ऐसे ही सपना चलता है, और हमारा जीवन भी ऐसे ही चलता है। पर पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो पिछला चला है वो अगला जब चलना शुरू होता है तो भूल जाता है, और जो चल रहा है वो आगे आने वाले के बाद यह भी भूल जाता है। तो दोनों तीनों में वो पूरा एक साथ दिखाई नहीं देता। वो जो पूरी समय की धारा चल रही है वो दिखाई नहीं देती। क्या है इसमें जो आपका ओरिजिनल है? ये जो मैं का एहसास है, यह भी ओरिजिनल एहसास नहीं है, यह चंगेज के द्वारा भी चुभलाया गया है। इसी मैं के एहसास ने चंगेज खां के हाथ में पूरे जीवन, पूरी दुनिया के लोगों के जीवन को नष्ट करने की प्रवृत्ति पैदा कर दी। नादिर शाह, हिटलर, सिकंदर, ये जितने भी अकबर, ये जितने भी बड़े बड़े हत्यारे हुए हैं, उनके द्वारा यह उनसे आया हुआ यह मैं है। जिन्होंने भीख मांगी है, इस मैं में वह भीख मांगने वाला भी शामिल है। जिन्होंने दंभ किया है, जिन्होंने शोषण किया है, जिन्होंने सताया है, जिन्होंने तथाकथित नीति का पालन किया है, उन सब का मैं इसमें है। इसमें धार्मिकों का मैं है, जिनके जीवन में कभी भी धर्म फलित नहीं हुआ, उनका यह मैं है। यह मैं अरबों खरबों लोगों द्वारा जुगाली किया हुआ है। जैसे
एक छोटी सी कहानी है, वो उससे थोड़ी सी बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति के यहाँ लोग जब आते थे कभी पहले, आप लोग कोई अगर गांव में रहा हो, जिसका गांव में जीवन बीता हो, तो अक्सर जो राहगीर होते थे वो कभी कभी 10-10, 20-20 मील रोज चलते थे, क्योंकि आवागमन के इतने साधन नहीं थे। तो कहीं 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 जैसे कोई किसी गांव में कोई समृद्ध परिवार है तो वहां जाकर के बैठ जाते थे कि भोजन करा दीजिए, तो जो भी घर में होता था बड़े खुशी से लोग ऑफर कर देते थे। और कभी कभी रात हो जाती थी तो लोग किसी के घर पे रुक भी जाते थे आते जाते। तो अगर कोई रुक गया तो एक कंजूस सेठ थे, उनके यहाँ जब कोई रुक जाता था तो वो एक सुपारी देते थे खाने के लिए, और ये कहते थे कि इसे प्लीज तोड़िएगा मत। और जो वह आगंतुक होता था वो उसको मुंह में रखता था। जो प्रथा थी कि खाने के बाद 5 सुपारी ऑफर करते थे लोग, तो मुंह में रखता था, चुभलाता था, पर तोड़ने की सेठ ने मनाही की थी तो उसको फिर निकाल करके वापस कर देता था, रख देता था। सेठ उसको उठा करके फिर रख देते थे। फिर जब दूसरा कोई मेहमान होता था फिर उसको देते थे कि भाई तोड़ना मत, इसको ऐसे ही चूस लो जो भी है। अब सुपारी में क्या चूसिएगा आप, तो अपना घुमाया उमाया, सोचा होगा कि इनके यहाँ की कोई प्रथा है। पर एक दिन वो कहना भूल गए, उसने मुंह में डाला और तड़ से तोड़ दिया। एक मेहमान वो माथा पीटने लगे कि जिस सुपारी को मैंने इतना दिन से बचा करके रखा था, इतने लोगों के दांत से बचा करके रखा था, उसको आपने तोड़ दिया, कितना नुकसान कर दिया। उसने पूछा कि कितने लोगों ने कहा, ये तो हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है, मेरे परदादा, दादा, पिता, इन सब लोगों ने इस सुपारी को ऑफर किया था हमारे आने वाले अतिथियों को, क्योंकि हम खाने के बाद कुछ सुपारी भी ऑफर करते हैं। कहा इतनी सड़ी गली सुपारी, इतने लोगों के मुंह से जुगाली की हुई सुपारी आप मुझे दे रहे थे। उनको खबर ही नहीं थी कि वो कितना घिनौना काम कर रहे थे, और अपने आगंतुकों के साथ उन्हें धोखे में रख करके। वही हाल हमारी है, जिस मैं को लेकर के हम फूलते फिरते हैं, जिस मैं को बनाए रखने के लिए सब आयोजन, सब उपाय करते हैं, वह न जाने कितने लोगों के द्वारा जुगाली किया गया है। उसमें कुछ भी ताजा, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। मैं ही अगर ताजा नहीं है, मैं ही ओरिजिनल नहीं है, मैं ही जूठन का जूठन है, तो उस मैं को होने वाले सारे स्वाद झूठे हैं, उस मैं को होने वाले सारे सुख झूठे हैं। वह मैं ही अगर बनावटी है, मैं ही डुप्लीकेट है, तो उसके सारे दुख झूठे हैं। इसीलिए हम दुख को बदलने की चेष्टा की बात नहीं करते, हम बस इस पूरी संरचना को समझ करके, इस समझ से इस पूरी शैली के पार जो है उसे देखने की बात करते हैं। यह जो पूरी शैली है, जो गाध की है, जो स्वप्न की है, इसको इस भांति हम प्रश्न उठा करके, जाग करके, इसको समझ करके इस तरीके से अवसर देते हैं इसमें अगाध का प्रवेश हो सके। और अगाध सिर्फ एक कदम उठाता है। अगर हमें यह पूरी बात समझ में आ गई कि हमारा यह सब सोचना इसी कहानी जैसा अनारकी है, किसका संबंध, आप सोचो, जिस पति से, जिस पत्नी से, जिस राष्ट्र से, जिस संस्था से आप जिस ढंग से संबंध निभाने के लिए अपनी जान दिए जा रहे हो, वह ढंग कैसे ओरिजिनल है? वो आपके अंदर प्रोग्राम किया गया है, वह बासी ढंग आपके मुंह में डाला गया है, वो ओरिजिनल नहीं है। उसमें दुख हो रहा है, उसमें पीड़ा हो रही है, उसमें संताप हो रहा है, और हम आप उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, उन्हीं नोट्स पे मैनेज करने में लगे हुए हैं। कैसे उसमें शांति आ सकती है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से जो संबंध है वह ऐसा ही है, पर संबंध को उघाड़ने की जरूरत है। जो वास्तविक संबंध है, जो वास्तविक जीवन है, उसका अनावरण करने की जरूरत है। जिसको हम पत्नी कहते हैं, जिस व्यक्ति को हम पति कहते हैं, जिस व्यक्ति को हम पुत्र कहते हैं, उसके साथ ऐसा संबंध है जो इस एनार्की का संबंध नहीं है, जिसमें किसी ने बता दिया कि हाँ
ऐसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ऐसा जीवन में हो तो आपका जीवन सफल है, समृद्ध है। और उसमें हम गले जा रहे हैं, रचे पचे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। पर कहां से आया है, किसने कह दिया, कैसे क्यों मान लिया आपने कि पदों पर अगर हम सरकते चले जाते हैं तो जीवन में उपलब्धि हासिल हो रही है, ढेर सारा रुपया इकट्ठा कर लेंगे तो क्यों हमने मान लिया कि वह समृद्धि का पर्याय है जीवन के क्षेत्र में और संबंधों के क्षेत्र में? क्यों हमने यह स्वीकार कर लिया कि जहां पर जीवन है, जहां पर संबंध है, वहां पर मैं कुछ मैनेज कर सकता हूं, संबंधों में मैं मैनेज कर सकता हूं? क्यों हमने यह मान लिया? कैसे यह गलत संस्कार हमारे अंदर आ गए, जगह ले लिए, जहां वास्तविक जीवन है, जहां यथार्थ जीवन है, जहां पवित्र जीवन है, जहां ऐसा जीवन है जो हर क्षण ताजा है, जैसे कि फूल की अभी अभी निकली हुई पंखुड़ी, जैसे ओस की बिल्कुल अभी अभी झरी हुई ताजी बूंद, जैसे कि सूरज की बिल्कुल ताजी अभी अभी बरसती किरण। वहां पर हम संबंधों के सोच विचार के पैटर्न को क्यों जगह दे दिए हैं? सूरज निकलता है तो वो सोच विचार की उत्पत्ति से किरणों को नहीं भेजता है, पर हम जब किसी को संबंध में कुछ भेजते हैं, कुछ राग, कुछ स्नेह, कुछ केयर, तो उसके पीछे सोच विचार की भरपूर कंडीशनिंग काम कर रही होती है। और वो सारी कंडीशनिंग ऐसी है, अगर आप इस चीज को साथ में चलते हुए देखें, जैसे ये कहानी जिसमें कहां का कुछ जोड़ पता नहीं। आप अपने जीवन को थोड़ा सा विहंगम दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी से मिलना, किसी से जुड़ना, फिर टूटना, फिर छिटकना, फिर उसी में किसी का टांग अड़ाना, फिर उसी में किसी की कुटिलता करना, षड्यंत्र करना, फिर उसका बदल जाना, फिर अचानक जहां बड़ा लगाव है, जहां जीवन एक सांस भी लेना एक दूसरे के बिना संभव नहीं हो पाता था, वहां पर एक दूसरे का शत्रु हो जाना। ये सब कुछ चल रहा है। इसमें कौन सी संगति है? कौन से पात्र का आना वह नियमबद्ध है, वह संगीतबद्ध तरीके से हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। यह पूरा जीवन, और बड़े से बड़े, सिर्फ जागे हुए लोगों ने नहीं, जो बड़े से बड़े विचारवान लोग हुए हैं पश्चिम के, उन लोगों ने कहा है कि इंसान का जीवन ऐसा लगता है जैसे किसी पागल ने कुछ अनर्गल प्रलाप बका है। आप अपने जीवन में पाएंगे किसी ने मैं दे दिया, किसी ने मैं के ऊपर बता दिया कि तुम ऐसे जियोगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे जियोगे तो बुरा हो जाएगा, उसी में सब सड़गल रहा है। यह जीवन नहीं है। और जीवन वास्तविक है जब हम यह सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो डुप्लीकेसी से सर्वथा मुक्त है, उसका एक तिल भी डुप्लीकेसी में नहीं। और इस प्रश्न के साथ हम लोग आज रहते हैं कि वह जीना क्या है, और कहीं भविष्य में नहीं, अभी और यहीं इसी क्षण में, इसी जगह पर वह जीना क्या है जो डुप्लीकेसी की किसी भी गतिविधि से, चाहे वह मैं हूं और चाहे मेरे सुख दुख हो, ये सब डुप्लीकेसी है, ये सब बनावटी है, बासा है, झूठा है, सड़ा गला है, ये सब पागल का प्रलाप है। और इसको आप सत्यापित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को देखिए जरा, उसमें सब कुछ अनर्गल प्रलाप है, अंट का संट सब है। जो चाहा था वो हुआ नहीं, जो हुआ वो चाहा नहीं, जो मिला उसको कभी चाहा नहीं था, जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ कभी रहना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, सब कुछ अंट का मंट चल रहा है, कहीं कोई संगति नहीं। और वहीं अस्तित्व में देखिए, पूरा अस्तित्व संगीतबद्ध है, पूरे अस्तित्व में एक अद्भुत तरीके की लयबद्धता है, पूरे अस्तित्व में एक अद्भुत तरीके की प्रज्ञा काम कर रही है। यह जो गंध आती है ना, ये अद्भुत प्रज्ञा का उत्पाद है। ये जो सौंदर्य घटित होता है, ये जो वृक्षों में हरियाली है,
ये जो सूरज है, ये हमारा आपका यह जो होना है, जिस पर यह विचारों ने कब्जा जमा लिया है, जिस पर बनावटी जीवन में कब्जा जमा लिया है, यह सब कुछ एक, अगर वह चीज छट जाए तो अद्भुत रूप से संगीतबद्ध है जीवन, जिसमें दुख का नामो निशान नहीं, लेश मात्र भी जिसमें दुख का नामो निशान नहीं। और यह संभव है। कोई भी बात यहाँ पर हम किसी शास्त्र को पढ़ करके नहीं साझा कर रहे हैं एक दूसरे से, हम वही चीजें साझा कर रहे हैं जो जीवन में स्पष्ट रूप से कमाई गई हैं और उसको भली भांति उसको परख लिया गया है। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर आपस में साझा कर रहे हैं। ऐसा जीवन निश्चित ही संभव है, जो हम वैसे ये दावा करते हैं कि बुद्धि से हमने देखिए अपने जीवन में संगति ला दी है, पर किसी भी व्यक्ति को आप लेकर के आइए, उसके जीवन में संगति आप नहीं पाइएगा। रुपया होगा थोड़ा, पर बाकी जीवन जल कट रहा है। विचार, भय, शोक, चिंता, संबंधों का सब अनर्गल प्रलाप, उनकी जो प्रणाली है, उनकी जो विधि है, उसमें सब कुछ घाव, सब वहां आपको दिखाई पड़ेगा। सब कुछ ऐसा विसंगत हो गया है। वहीं पर यदि हम आप साथ में चल रहे हैं, हम आप जागे हुए हैं, हम यह प्रश्न उठा सकते हैं कि वह जीना क्या है जो किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी से मुक्त है। ओरिजिनलिटी आप नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप डुप्लीकेट हैं। मैं डुप्लीकेट का उत्पाद हूं। और यदि इतना साहस है कि जीवन में ओरिजिनलिटी जगह ले, भले डुप्लीकेसी के नाम पे मेरा अवसान ही क्यों ना हो जाए, तो उसके लिए जीवन अपने सारे द्वार, उसके लिए का मतलब नहीं, कहने की बात है, वहां पर जीवन अपने अनंत अनंत द्वार खोल देता है। उसको फिर दुख नहीं व्यापता, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं व्यापता, उसको मृत्यु नहीं व्यापती। वह अमृत को, वहां जीवन अमृत को उपलब्ध हो जाता है। यह सारा जीवन सब अमृत ही है। यहाँ चीजें बदल रही हैं, कुछ भी मिट नहीं रहा है। यह जीवन दुख नहीं जानता, यह महोत्सव में घट रहा है। उसी के लिए हम आज इस प्रश्न के साथ रहते हैं, वह जीना क्या है जो किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी से, बनावटीपन से सर्वथा मुक्त है। इस असंभव प्रश्न के साथ हम लोग आज प्रयोग करेंगे, फिर सुबह की बैठक में मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए जो भी हम लोगों ने आपस में साझा किया है उसके साथ बैठते हैं। इसके बाद जो भी मित्र आज कुछ गीत सुनाने वाले हैं वो प्रस्तुत कर लेंगे, और यदि कोई प्रश्न है तो उसको अभी हम साझा कर सकते हैं। सुरमिता जी,
आज लता कुछ गाने वाली है। जी जी, हाँ आज मैं कुछ गाने वाली हूँ। हाँ प्लीज। कोशिश करते हैं। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। आँख जिसे है वो देखेगा, कितना सुंदर है संसार। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। कोयल गाती कुहू कुहू, और पपीहा पीहू पीहू। कोयल गाती कुहू कुहू, और पपीहा पीहू पीहू। सब कुछ है तेरा पर मेरा, मन कहता है मैं हूँ। मन का कोई मोल नहीं है, सत्य सनातन है ये सार। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। महक रही खुशबू कन कन में, चहक रहे भंवरे मधुबन में। महक रही खुशबू कन कन में, चहक रहे भंवरे मधुबन में। डाली डाली एक मिनट, नेटवर्क चला गया था। पूरा कर ले। स्टार्ट करें? हाँ जहाँ से छूटा था वहां से कर ले। महक, ठीक। महक रही खुशबू कन कन में, चहक रहे भंवरे मधुबन में। डाली डाली पर हरियाली, एक ही माली है उपवन में। फूलों के पत्ते पत्ते पर, जीवन के मधु का संचार। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। सांझ सखारे चांद सितारे, लय में घूम रहे हैं सारे। सांझ सखारे चांद सितारे, लय में घूम रहे हैं सारे। नील गगन की धूप और छाँव में, उत्सव के घुंघरू है सारे। जीवन के है रंग हजारों, तेरी लीला अपरंपार। हे सर्वेश्वर, हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। जी धन्यवाद। साधु। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं।
वह जीना क्या है जो डुप्लीकेसी से सर्वथा मुक्त है। वह जीना क्या है जो नकल से, बासीपन से, झूठेपन से सर्वथा मुक्त है। वह जीना क्या है जो डुप्लीकेसी से सर्वथा मुक्त है।